हेलो फ्रेंड्स, आज बीए पार्ट 3 हिंदी ऑनर्स पेपर 5 के जो केस पेपर है उसमें थर्ड निबंध को हम देखेंगे। तो उससे पहले ऑलरेडी ये बात हम बहुत सारा चीज़ को जान चुके हैं। तो इतना टोटल निबंध पढ़ना है, 6 निबंध पढ़ना है, जिसमें हम तीसरा निबंध अभी पढ़ रहे हैं अशोक के फूल। तो वैसे ही पूरा ये सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर पेपर 5, 6, 7 सब कुछ अपलोड होगा। अब उसके बाद जो देख रहे हैं हम निबंध, वह ये है, किधर गया, अशोक के फूल निबंध ये है। तो उससे पहले कुछ परिचय है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के दार्शनिक साहित्यकार हैं, मतलब फिलोसफिक जो नॉवेलिस्ट है वो है, दार्शनिक साहित्यकार है। ये हिंदी भाषा के प्रौढ़ शिल्पी है। इन्होंने अपने वर्ण्य विषयों की सरलता तथा गंभीरता के अनुसार ही संस्कृत के सरल तथा क्लिष्ट तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। जो संस्कृत के एकदम सिंपल शब्द है, इस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। उनके निबंध की भाषा सरल है, उसमें संस्कृत के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्दों का प्रयोग सुंदर एवं स्वाभाविक ढंग से हुआ है। आपका देहांत 1979 में 1979 में हो गया। तो वे अब जानेंगे कि अशोक के फूल क्या है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है चाहे किसी तरीक़ा से कि अशोक के फूल के आधार पर भारतीय साहित्य और जीवन में, जो अशोक के फूल निबंध के आधार पर भारतीय साहित्य और जीवन में अशोक के सहसा प्रवेश और निर्गम के कारणों पर प्रकाश डालिए। जो अशोक के सहसा प्रवेश, वे अचानक प्रवेश कर जाते हैं, या निर्गम के कारणों पर प्रकाश डालिए। प्राचीन भारत तथा वर्तमान भारत में अशोक के फूल की स्थितियों का उल्लेख कीजिए। तो अशोक के फूल, प्राचीन भारत में कैसा स्थिति था अशोक के फूल का, और अभी अशोक के फूल पर वे दुर्दशा के बारे में बताने की कोशिश किए। तो अच्छे से समझेंगे एक एक लाइन को पढ़कर। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल शीर्षक निबंध में भारतीय साहित्य और जीवन में अशोक के जो गौरवपूर्ण स्थान होने और फिर उसे सहसा विस्मरण कर देने का उल्लेख किया है। अशोक के पेड़ जानते होंगे कि कितना खास है। हर त्यौहार, जो भी खुशनुमा त्यौहार होता है तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उसका पेड़ रोपना भी हमारे लिए, वे ही शायद, वे और तुलसी का पौधा मतलब 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। उसके बाद जहाँ पर ज़्यादा शोरगुल होता है तो वो नॉइज़ को कम करने में भी मदद करता है। तो इस तरीके से अशोक का वैसे भी इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल शीर्षक निबंध में भारतीय साहित्य और जीवन में अशोक के गौरवपूर्ण स्थान होने और फिर इसे सहसा विस्मरण कर देने का उल्लेख किया है। अकस्मात ही पहली दूसरी सदी ईस्वी पूर्व या ईस्वी सन के लगभग अशोक के भारतीय जीवन में प्रवेश होता है। जब पहली सदी या दूसरी सदी होता है तो उस समय अशोक का भारतीय जीवन में प्रवेश होता है। जो अशोक होते हैं वे भारतीय जीवन में प्रवेश करता है। सपोज कीजिए जो अशोक का पौधा है वो, उसको कंपेयर यहाँ पे खुशी उल्लास से किया गया है कि ये प्रवेश होता है। लेखक के शब्द में उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। जो वह प्रवेश करता पहली सदी या पूर्व या ईस्वी सन के लगभग अशोक का भारतीय जीवन में प्रवेश करता तो उस समय वह नववधू है, मतलब नया कन्या की तरह, जो गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। कालिदास के काव्य में अशोक को बड़ा ही गौरवपूर्ण स्थान मिला है। कालिदास जी ने भी अपने कविता में अशोक को बहुत गौरवपूर्ण स्थान के बारे में बताया है। फिर है कंदर्पोत्सव वर्ष में एक बार मनाया जाता था, मतलब कंदर्पोत्सव वर्ष में एक बार मनाया जाता था। इस अवसर पर अशोक के वृक्ष तथा उसके फूलों का विशेष महत्व रहता था। उस समय जो कंदप उत्सव जो होता था, कंदप उत्सव वर्ष,
उस समय उसको पूजा जाता था, उसका बहुत महत्व रहता था। तो अशोक की वृक्ष था, उसको फूलों का विशेष महत्व रहता था। अशोक के लाल फूल से वनिताओं के आभूषण एवं श्रृंगार के उपादान बनते थे। कोई भी अनुष्ठान इसके अभाव में पूरा नहीं हो सकता था। तो अशोक इतना महत्व थे, तो कोई भी जो भी अनुष्ठान का काम रहता था सब में इनका अशोक का प्रयोग होता था। लेखक ने अशोक की इस प्रमुखता का गंधर्वों से संबंध जोड़ा है। जो गंधर्व हिमालय के उत्तरी अंचल से आए होंगे। कंदर्प और गंधर्व में साम्य है। कंदर्प जो गंधर्वों के देवता होंगे, उनकी पूजा में अशोक का विशिष्ट स्थान होगा। अशोक के अधिष्ठाता देवता कंदर्प होंगे। मतलब वे कह रहे हैं कि अशोक के अधिष्ठाता देवता कंदर्प होंगे, ऐसा अनुमान भी किया जा सकता है। कुछ समय के लिए कामजन्मा देवता की पूजा खूब प्रचलित हो गई होगी। इसी के साथ अशोक का भी महत्ता बढ़ी होगी। तो इसमें जो भी बात है सब अशोक के बारे में बताया जा रहा है। पर अशोक तत्कालीन सभ्यता के अनुकूल नहीं रहा होगा। जो तत्कालीन सभ्यता है उसके अनुकूल नहीं रहा होगा। किसी युग में पुत्र चाहने वाली स्त्रियां अशोक के पत्ते खाती होंगी तथा उसके गंधर्वों से वर याचना करती होगी। मतलब अशोक इतना महत्व थे कि किसी युग में पुत्र चाहने वाली स्त्रियां अशोक के पत्ते खाती होंगी तथा उसके गंधर्वों से वर वाचना करती होगी। परवर्ती युगों में नए देवी देवता पीर और सिद्ध सामने आए। इनके सामने गंधर्व और अशोक दोनों ही फीके पड़ गए होंगे। तो जो गंधर्व और युग में नई देवता देवती पीर और सिद्ध सामने आएंगे, इनके सामने गंधर्व और अशोक दोनों फीके पड़ गए होंगे। जब तक कोई वस्तु युग जीवन के लिए उपयोगी रहती है तभी तक उसका आदर मान होता है। उपयोगिता खत्म हो जाने पर उसकी याद भी भुला दी जाती है। अशोक के साथ भी यही हुआ। साहित्य तथा विधि विधानों से तो उसे हटा ही दिया गया। मतलब न साहित्य में जगह रहने दिया गया, न उसको विधि विधान में रहने दिया। स्मृति से भी उसे निकाल दिया गया। मतलब जो याद करते थे अशोक के पेड़ को, उसको भी भुला दिया गया, फेंका गया। जले पर नमक तो यह कि तिरंगाती पत्र वाले पुष्पहीन पेड़ के सारे उत्तरी भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करके, मतलब याद भी किया तो अपमान करके ही किए। पर यह तो दुनिया का क्रम ही है। तभी तक किसी वस्तु को हम गले से लगाए रखते जब तक उसे हमारा स्वार्थ सधता है। युग का स्वार्थ यदि नहीं सधता हो तो फिर उसकी खबर कौन लेता है। युग परिवर्तन के साथ मानव की मनोवृत्ति भी बदल जाती है। तो ये बात भी वे कहते हैं कि जब तक हमारा किसी से स्वार्थ रहता है तभी हम उसको चाहते हैं, बहुत सारा चीज़ आदर करते हैं। लेकिन खबर कौन लेता है जब काम हो जाता है। युग परिवर्तन के साथ मानव की जो मन की स्थिति है वह भी बदल जाती है। फिर हमारी पुरानी चीज़ों विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाती है। अशोक तो आज भी फूल रहा है। जो अशोक का पौधा वह भी फूल रहा है। वह तो प्रकृति की संतान है। मानव के साम्राज्य बनते बिगड़ते हैं। उनकी रीति रिवाज, मतलब रीति नीति प्रथा विधि आदि बदलते हैं, प्रकृति नहीं बदला करती। इसलिए अशोक को देखकर उदास होना बेकार है। वह तो फूलता है, उसकी डालों पर पहले की तरह आज भी फूल लगते हैं, हवा के झकोरों में झूमता है। पर भारतीय साहित्य और जीवन में उसका गौरवपूर्ण स्थान था, वह अतीत की स्मृति बनकर ही रह गया है। तो अभी की जो स्थिति है बस वह एक स्मृति की तरह बन के रह गया है। तो अशोक के फूल में निहित भावों को संक्षेप में लिखिए। तो जो उसका भाव है, पहले के समय में जो बहुत ज़्यादा फेमस भाव था, मतलब सब लोग उसको खूब आदर सम्मान करते थे। विधि विधान हर तरह के पूजा पाठ अनुष्ठान में प्रयोग करते थे। इस तरह की बातों को यहाँ पे लिखा हुआ। तो जो पहला देख लिए उसी से आप ये सब बना सकते हैं। व्याख्या करने वाला है जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। तो बहुत सारे
मिश्रण है, इसको एक्सप्लेन करना है तो उसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखित निबंध अशोक के फूल से उद्धृत है। इन पंक्तियों में लेखक ने हिंदू रीति नीति के विभिन्न जातियों की रीतियों और नीतियों का मिश्रण होने की बात कही है। निबंधकार ने रविंद्रनाथ टैगोर के कथन को हवाला देते हुए कहा है कि भारतवर्ष महामानव समुद्र है, यहाँ कितनी ही मानव जातियाँ आई, असुर आए, शक, हुन, नाग, यक्ष और गंधर्व आए और सभी जातियाँ एक दूसरे प्रथाओं, विश्वासों और जीवन पद्धतियों से प्रभावित हुई। वर्तमान भारतवर्ष के निर्माण में अपने अपने ढंग से सबकी भूमिका रही। आज के भारतवर्ष का हिंदू रीति नीति में विभिन्न आर्य और आर्येतर जातियों की सांस्कृतिक उपादानों का समन्वय है। दरअसल भारतवर्ष की संस्कृति एक सामाजिक संस्कृति है। भारतीय संस्कृति अथवा हिंदू संस्कृति विभिन्न मानव जातियों के रीति रिवाजों, विचारों और मान्यताओं एवं विश्वासों का समन्वित रूप है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सब अद्भुत है, जो जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह बहुत सारा चीज़ों का मिश्रण है। अशोक के अस्तबकों में वह मादकता आज भी है, पर कौन पूछता है इन फलों के साथ साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। तो यहाँ पे स्वर्ण युग में वे लहरा रहा है, प्रकृति में झूम रहा है, इस तरह की बात वे कहने की कोशिश किए हैं। मेन आप समझ गए, उसका जो मेन बातें हैं उसके बाद आप सब लिख सकते हैं। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो वो भी ये बात कहते हैं कि अशोक के फूल का एक समय बहुत बड़ा महत्व था और अब उससे कोई बस स्मृति के रूप में ही बनकर रह गया है। फिर उसके बाद अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रम पर पली थी। उसमें रक्त के संसार कणों का खाकर बरी हुई थी और लाखों करोड़ों की अपेक्षा से समृद्ध हुई थी। तो यहाँ पे यही है कि वे बहुत ही मनोहर है, रहस्यमय है और हर चीज़ उससे शुद्ध होता है और वह इसका भी इम्पोर्टेंस नहीं है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध है केवल मनुष्य के दुर्दम जिजीविषा। तो जो उसका इच्छा है वही जीव शुद्ध है, नहीं तो सब में कुछ न कुछ मिलावट है। लेखक ने इसी को लेकर कुछ बात कहने की कोशिश किए होंगे कि अशोक के फूल का प्रयोग अलग अलग तरह के समय में अलग अलग तरह से किए और फिर आगे चलकर वे उसे भूल गए। तो शुद्ध और केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा है, तो इस तरह के बात बताने की कोशिश किए, मगर उदास होना भी बेकार ही है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी तो नहीं बदला, बदली या मनुष्य की मनोवृत्ति। तो इसको भी आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे भी थे आज अशोक के फूल वैसे भी आज हवा में झूमती रहती है, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा, इसलिए उसको लेकर परेशान होना हम लोग के लिए बेकार है। तो इस तरह से उन्होंने ये बात बताया। थोड़ा मोड़ा होगा प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी बेसिक आइडिया ले लीजिए और ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हैं। ऐसे पढ़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।